हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि DSSB द्वारा टीजीटी पोस्ट की यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने से पहले मैं आप लोगों के साथ जो आप लोगों का एक कॉमन डाउट है यहाँ पर टीजीटी नेचुरल साइंस की एलिजिबिलिटी को लेके, इसको मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों के माइंड में एक ये डाउट भी है कि एग्जाम कब तक हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों पर एक शॉर्ट वीडियो यहाँ पे होने वाली है और कहीं ना कहीं आप तैयारी किस तरीके से स्टार्ट करें, अगर आप बिगनर हैं तो एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ें, इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। तो चलिए आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम कुल मिला के टीजीटी नेचुरल साइंस की बात करें तो टीजीटी नेचुरल साइंस को हम फिजिकल साइंस के नाम से भी जानते हैं, और अगर आप अदर टीचिंग एग्जाम की बात करें तो उसमें टीजीटी साइंस के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है? सबसे पहले आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो ग्रेजुएशन जो है वो आपका साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो किस तरीके से मेंशन किए गए हैं और किस तरीके से आपको कंफ्यूजन यहाँ पे हो रही है वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आपका जो ग्रेजुएशन है वो आपका किससे होना चाहिए? साइंस सब्जेक्ट से, यानी कि बीएससी की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अब वो जो बीएससी की डिग्री है आपकी प्रोग्राम के फॉर्म में भी हो सकती है, ऑनर्स के फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं या फिर आपने यहाँ से ग्रेजुएशन किया है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे प्रोग्राम भी चलते हैं, यहाँ पे ऑनर्स भी चलता है। तो दोनों चीज़ों को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। और यहाँ पे जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री साइंस, अब देखिए साइंस में मैंने यहाँ पे मेन सब्जेक्ट का नाम नहीं लिया, मैंने कहा कि आपका जो बीएससी है वो होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री साइंस में होनी चाहिए। अब जो ग्रेजुएशन आपका यहाँ पे होना चाहिए उसमें 45% होनी चाहिए एग्रीगेट। अब ये जो 45% एग्रीगेट होनी चाहिए वो किसको मिला के होनी चाहिए? मेन सब्जेक्ट को मिला के। अब ये क्या फंडा है इसको जरा समझते हैं। मेन सब्जेक्ट के नाम पे इन्होंने यहाँ पे फिजिक्स दे दिया, इसके अलावा केमिस्ट्री दे दिया, इसके अलावा बायो, इसके अलावा बॉटनी और जूलॉजी। अब आपके माइंड में एक सवाल ये भी होगा कि बायोलॉजी का ही तो पार्ट है बॉटनी जूलॉजी, तो इनको अलग क्यों किया गया है? क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ऑनर्स की डिग्री ली है तो आपको पता होगा बॉटनी ऑनर्स भी होता है, जूलॉजी ऑनर्स भी होता है, इसलिए इस चीज़ को अलग किया। अब देखिए, जिनके पास यहाँ पर ऑनर्स की डिग्री है उनको तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया है तो आप एलिजिबल है, क्योंकि केमिस्ट्री 3 साल पूरा पढ़ा है। इसके अलावा आपने फिजिक्स ऑनर्स किया है तो आप यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल है। आपने यहाँ पे बायोलॉजी में ऑनर्स किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। बॉटनी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, यहाँ पे ऑनर्स वाले एलिजिबल है। अब यहाँ पे दिक्कत किसको है? जिन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम किया है। अब देखिए, प्रोग्राम में क्या होता है, आपके पास अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पे होते हैं। इससे आपको कंफ्यूजन है कि मेन सब्जेक्ट का क्या फंडा है, कितने टाइम तक यहाँ पे होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर आपके पास साइंस की अगर बैचलर डिग्री है, यानी कि आपका बीएससी यहाँ पे हो रखा है और इनमें इन सभी सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने क्या कहा, कोई भी एक सब्जेक्ट जो है, इतना यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि कोई एक सब्जेक्ट जो है वो आपका 2 साल तक पढ़ा होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीएससी जो है वो नॉन मेडिकल साइड से की है। नॉन मेडिकल मतलब जिनके पास यहाँ पे पीसीएम सब्जेक्ट था। अब उनके माइंड में ये डाउट है कि हमारे पास तो फिजिक्स केमिस्ट्री था, बायोलॉजी जूलॉजी बॉटनी नहीं था। यहाँ पर इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन नहीं रखा गया। अगर आपने पीसीएम से किया है तो फिजिक्स आपके पास था, केमिस्ट्री आपके पास था, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरीके से आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं, अगर इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है और आपके पास बीएससी की डिग्री है, चाहे आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं चाहे आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, आप यहां पर एलिजिबिलिटी रखते हैं। बस ये जो मेन सब्जेक्ट मैंने मेंशन किए इनको मिला के एग्रीगेट कितना होना चाहिए? 45%। अब देखिए, इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने यहां पे एमएससी कर दिया, एमएससी कर लिया इन कंसर्न सब्जेक्ट में से, तो उनको 45% की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर आपके पास SC ST की डिग्री है तो यहाँ पे इसमें परसेंटेज में भी रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी रिलैक्सेशन है। तो आप बिना कंफ्यूजन के साथ अपनी तैयारी करिए। अगर आपके ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, यहाँ पर ये नहीं बोला कि इन्हीं सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपको बोला गया है कि बीएससी की डिग्री होनी चाहिए और ये मेन सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए। आई होप ये डाउट मैं आपका क्लियर करा पा रही होंगी। मेडिकल बैकग्राउंड, नॉन मेडिकल बैकग्राउंड, हर बैकग्राउंड के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगर आपने साइंस सब्जेक्ट से पढ़ा है तो इनमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट तो आपने यहाँ पे पढ़ा ही होगा। अब इसके अलावा यहाँ पे एक और डाउट है, कई सारे ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने यहाँ पे
जो है डीएलएड किया है, यानी कि डिप्लोमा किया है, और उनका सीटाइट पेपर 2 क्लियर है, क्योंकि पहले क्या होता था पेपर 1 भी दे सकते हो, पेपर 2 भी दे सकते हो। तो यहाँ पर उनका डाउट है कि हमारा ग्रेजुएशन है, सीटाइट पेपर 2 है, क्या हम एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि डिग्री होनी चाहिए आपके पास एजुकेशन में, यानी कि बीएड की बात की गई है, या फिर आपके पास बीएलएड होना चाहिए। तो यहाँ पे बीएड या फिर आपके बीएलएड सॉरी, जो यहाँ पे जो डिग्री कहलाती हैं वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे, डीएलएड वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको हिंदी में, क्योंकि आपको पता होगा DSSB के अंदर जो सर्वोदय जो मेनली जो स्कूल्स वगैरह आते हैं उनमें क्या है, उनमें यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम की क्लासेस होती हैं। तो आपको हिंदी की भी नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश की तो नॉलेज आपको होगी। तो वर्किंग नॉलेज यहाँ पे बोल रखा है कि आपके पास होनी चाहिए, अप टू 8th क्लास आपने हिंदी पढ़ी होनी चाहिए अपने स्कूल लेवल पे। अब इसके अलावा सीटैट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, इस चीज को जरा ध्यान से सुनिएगा। सीटैट की क्वालिफिकेशन यहाँ पे 890 और 82 के बीच में घूमती है। तो अगर आप यहाँ पे जनरल कैंडिडेट हैं तो कोई डाउट ही नहीं है, आपके 90 होने चाहिए। अगर आपके पास ओबीसी है, वो भी अदर स्टेट का, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे क्यों ना हो, तो भी आपके 90 होने चाहिए। अब 82 में किसको एक्सेप्ट किया जाएगा? 82 में यहाँ पर या तो SC/ST कैटेगरी, या तो आपके पास यहाँ पे ओबीसी दिल्ली का होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। इस बेसिस पे बहुत सारे कैंडिडेट जिनका एग्जाम क्लियर हो जाता है उसके बाद डीवी में उन्हें आउट कर देते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आई होप मैं आप लोगों को ये 4 पॉइंट एलिजिबिलिटी के अच्छी तरीके से समझा पाई होंगी। अब आप लोगों के माइंड में एक सवाल है कि एग्जाम कब तक हो सकता है। तो देखिए DSSB की जिस तरीके से वैकेंसी आती है उसी तरीके से एग्जाम होता है। और आप लोगों ने सीक्वेंस देखा होगा कि पहले अभी पीजीटी की वैकेंसी आई थी। तो देखिए पीजीटी के एग्जाम हम यहाँ पे प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, बट DSSB बहुत अनप्रिडिक्टेबल एक तरीके से बॉडी है, जो कि अपनी एक तरीके से ये जो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है इस चीज़ के लिए जाना जाता है। अब अगर हम पीजीटी लेवल की बात करें तो ये अप्रैल या फिर मई तक आपको देखने को मिल सकता है, और उसके बाद ही आपको टीजीटी देखने को मिलेगा, जो कि जून जुलाई में आपको देखने को मिल सकता है। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि यहाँ तो अभी इतना टाइम है, हम लोग आराम से पढ़ लेंगे। देखिए आराम से पढ़ने लायक इस एग्जाम का सिलेबस नहीं है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है जो कि आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट डाउट है कि जो मैं आप लोगों को यहाँ पे पेड बैच और पेड नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, उनमें डिफरेंस क्या है। अगर आप कंटेंट वाइज देखें तो दोनों में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने कई टाइम से अपनी जो स्टडी है वो छोड़ दी है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पर जो वीडियोस हैं उन्हें हेल्प करती है उन टॉपिक को फिर से रिवाइज करने में। अब ऐसे कैंडिडेट आप यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो कि प्यूपिल टीचर नाम से ही है, आप उसे डाउनलोड करके इसका बैच यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको कॉन्टेंट जो है बेसिक से एडवांस सारा मिलेगा। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में पूरा डिटेल आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसके अलावा अगर आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको एक बूस्ट चाहिए कि कोई टॉपिक हमारा छूट तो ना जाए, तो ऐसे केस में आपको DSSB के पेड नोट्स यहाँ पे हेल्प करेंगे, जिसके लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा। दोनों अलग अलग चीजें हैं, पेड नोट्स अलग हैं, पेड बैच अलग है। हाँ, पेड बैच में आपको टॉपिक वाइज नोट्स और वीडियोस मिलेंगे, और पेड नोट्स में आपको डायरेक्ट नोट्स मिलेंगे, वो भी व्हाट्सएप के थ्रू। आई होप आप लोगों के जो मेन डाउट है एलिजिबिलिटी को लेके, एग्जाम कब तक हो सकता है, साथ ही साथ आप लोगों को तैयारी किस तरीके से करनी है। अब देखिए अगर हम इस एग्जाम के ओवरऑल सोर्स की बात करें तो यहाँ पर ओवरऑल सोर्स है आपका NCERT। NCERT के बाहर आपको नहीं जाना। और NCERT अब जब तैयार करें, अब आपके माइंड में सवाल होगा कि क्लास 6 to 12 हम अगर सारा पढ़ेंगे तो पूरा साल भी कम पड़ेगा। तो आपको इस तरीके से पढ़ना भी नहीं है। जब आप NCERT पढ़ें तो एक चैप्टर जैसे एसिड बेसिस आपने उठा लिया, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो इस चैप्टर को आप क्लास 7 से पढ़िए, क्लास 10 से पढ़िए, क्लास 11 से जो आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट, इसको कंबाइन आप इस तरीके से पढ़ लिए कि दोबारा इस चीज़ को उठाने की जरूरत ना हो। अगर आप यहाँ पर जो मोशन चैप्टर है वो अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो आप क्लास 9 से पढ़िए, उसके बाद क्लास यहाँ पे 11 से पढ़िए, ताकि आपको इस चैप्टर को दोबारा उठाने की जरूरत ना हो। तो इस तरीके से कोर तरीके से अपनी तैयारी करनी है। आई होप जो आपके बेसिक डाउट है मैं आपकी क्लियर कर पाई होंगी। साथ ही साथ एप्लीकेशन का लिंक और आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में मिल जाएगा, आप हमसे यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।